हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अंशु और आज हम जीएसटी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है स्मॉल टैक्सेबल पर्सन्स एग्जाम्पशंस एंड कंपोजिशन स्कीम। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंपोजिशन स्कीम की ज़रूरत पड़ी क्यों। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसमें जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। और जब जीएसटी आया तो जीएसटी के अंदर बहुत सारी हमको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती थी, कंप्लाइंसेस करने पड़ते थे, रिटर्न भरनी पड़ती थी। तो एक छोटे बिजनेसमैन के लिए ये सब पॉसिबल नहीं था। तो उनको इन सब कंप्लाइंसेस से छूट दे दी जाए और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए स्पेशली जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनके लिए कंपोजिशन स्कीम लाई गई, जिसके तहत अगर कोई टैक्स पेयर है जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़, आई रिपीट, कोई टैक्स पेयर जिसकी पिछले साल की जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ तक है, तो वो इस कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर करा सकता है। अदर एरियाज़ की बात करें तो कुछ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं लाइक हमारी सिक्किम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है और अरुणाचल प्रदेश है, इसके अलावा उत्तराखंड, यहाँ पे ये लिमिट 75 लाख रुपीज़ है। यानी अगर कोई टैक्स पेयर जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है और दूसरे अगर हम एग्जाम्प्टेड एरियाज़ की बात करें यानी ये जो ईस्टर्न स्टेट्स प्लस उत्तराखंड वहाँ पर 75 लाख है, तो वह कंपोजिशन स्कीम के तहत अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। वहाँ पर उसको जो जीएसटी की रिटर्न्स की कंप्लायंसेस हैं उनसे उसको छूट मिल जाएगी। Now, what are the key features of this composition scheme? पहली बात है एलिजिबिलिटी। मैंने पहले बताया इसके अंदर जो एग्रीगेट टर्नओवर होती है वो 1.5 करोड़ होती है और जो कुछ एरियाज़ हैं स्पेशल कैटेगरी के, वहाँ पर ये जो स्कीम है वो कौन लोग उठा सकते हैं फ़ायदा, जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख्स है। दूसरा है टैक्स रेट। टैक्स रेट की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, दैट इज़ 1% ऑफ टर्नओवर। अगर ट्रेडर है तो उसको 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर जीएसटी के रूप में अदा करना पड़ेगा। और अगर कोई रेस्टोरेंट का मालिक है यानी जो रेस्टोरेंट की सर्विसेज चलाता है तो उसको 5% ऑफ द टर्नओवर इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगला है नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर कोई टैक्स पेयर अपने आप को कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर कराता है तो वो आईटीसी का बेनिफिट नहीं उठा सकता। नेक्स्ट है अप्लाइज टू इंट्रा स्टेट सप्लाईज। इसका मतलब क्या होता है, ये स्कीम वही लोग इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं जो लोग के लोकल सप्लायर्स यानी जो एक स्टेट के अंदर ही काम करते हैं। अगर इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन्स हैं, वहाँ पर उन सप्लायर्स को कंपोजिशन स्कीम के तहत बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है नीड्स वॉलेंट्री एप्लीकेशन। वॉलेंट्री एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी टैक्स पेयर जिसकी लिमिट मैंने बताया था आपको 1.5 करोड़ के तहत और स्पेशल कैटेगरी के अंदर 75 लाख के अंदर आती है, तो वह अपने आप को इस स्कीम के तहत यानी कंपोजिशन स्कीम के तहत वॉलेंट्री रजिस्टर्ड करा सकता है। और अगर उसकी ये टर्नओवर की लिमिट एक्सीड हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेगुलर स्कीम के तहत कन्वर्ट हो जाएगा और जो भी बेनिफिट्स उसको कंपोजिशन स्कीम के तहत मिलते थे वो विड्रॉ कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वार्टरली रिटर्न्स। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जब आप अपने आपको कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो आपको हर महीने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ती, केवल क्वार्टरली बेसिस पर आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है और एक साल के आखिर में एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। यानी 4 रिटर्न्स एक साल में प्लस एक एनुअल रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज बिल्स ऑफ सप्लाई नॉट टैक्स इनवॉइस। देखिए, जो रेगुलर स्कीम है वहाँ पे टैक्स पेयर है उसको अपना टैक्स इनवॉइस टैक्स अथॉरिटीज़ को देना पड़ता है, लेकिन इस स्कीम के तहत जो यानी कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड होते हैं
उनको बिल ऑफ सप्लाई प्रेजेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब है अगर कोई टैक्सेबल पर्सन जो कि इस स्कीम के लिए उपयुक्त नहीं है, उसने आपको फिर भी इसके तहत रजिस्टर्ड करा रखा है, तो अथॉरिटीज़ उसके ऊपर फ़ाइन इम्पोज कर सकती है जो कि अमाउंट ऑफ टैक्स के इक्वल होगा अलॉन्ग विद हिज टैक्स लाइबिलिटी। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। सबसे पहले फ़ायदों की बात करते हैं यानी मेरिट्स की बात करते हैं। पहला है रजिस्टरिंग एज कंपोजिशन डीलर अंडर जीएसटी विल बेनिफिट हिम फॉर अवेबिलिटी ऑफ मोर फंड्स, यानी हाई लिक्विडिटी हो जाती है। हाई लिक्विडिटी क्यों हो जाती है? क्योंकि उसको जीएसटी के रूप में कम टैक्स पे करना पड़ेगा। जब कम टैक्स पे करना पड़ेगा तो उसके पास ज़्यादा फंड्स हो जाएंगे और वो इन ज़्यादा फंड्स का इस्तेमाल अपने इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशनल पर्पस के लिए करेगा, जिससे कि उसका बिज़नेस ग्रो होगा और उसको ज़्यादा लिक्विडिटी उसके बिज़नेस में आ जाएगी। नेक्स्ट है लोअर जीएसटी पेमेंट्स एज कम्पेयर टू रेगुलर डीलर्स। ऑफ कोर्स जो रेट ऑफ जीएसटी टैक्स है वो रेगुलर स्कीम के तहत ज़्यादा है और कंपोजिशन स्कीम के तहत कम है। लास्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो है लेस पेपर वर्क, यानी जीएसटी स्कीम के तहत अगर आप अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड कराते हो तो आपको जो कंप्लाइंसेस हैं, जो रिटर्न्स हैं, वो कम फिल करनी पड़ती है। मैंने बताया ना, केवल आपको क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल करनी पड़ती है और एक साल के आखिर में एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपका पेपर वर्क कम हो जाता है। अगला है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अब इस स्कीम के कुछ नुकसान भी हैं। पहला सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि नो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन इज़ अलाउड। ये केवल लोकल सप्लायर्स के लिए स्कीम है। अगर आप इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस करते हैं, इंटरस्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वहाँ पर आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट अगर आप कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं तो आईटीसी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तीसरा क्या है? जो एग्जम्प्ट गुड्स हैं वो इस स्कीम के तहत सप्लाई नहीं किए जा सकते। और चौथा, ई कॉमर्स बिजनेस कैन नॉट बी इस्टेब्लिश। ई कॉमर्स बिजनेस का मतलब है जैसे कि जो आपके जैसे अमेज़न है, आपका फ्लिपकार्ट है, अगर ऐसा कोई आपका व्यवसाय है जिसमें ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन्वॉल्व है, वहाँ पर अपने आप को आप कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर नहीं करवा सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम। ये स्कीम कहाँ पर कौन सी दो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई कर जो कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, वो कौन कौन सी दो कंडीशंस हैं? पहला है रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन और दूसरी है एग्रीगेट टर्नओवर। तो आइए समझते हैं फर्स्ट कंडीशन, दैट इज़ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन है जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स में ना इंगेज हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो ऐसे जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई जैसे कि पेट्रोलियम है, आपका आपका क्रूड ऑयल है, तो ये है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो जो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन होता है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स में इंगेज नहीं होना चाहिए। दूसरा है नॉट मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाहता है तो उसको इंटरस्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उसकी आउटवर्ड सप्लाई नहीं होनी चाहिए। तीसरा है नॉट सप्लाई गुड्स थ्रू ईसीओ। ईसीओ का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी अगर कोई रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है और वो किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से कोई ट्रांजेक्शन्स करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि आपके अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट्स हैं, तो इनके माध्यम से अगर कोई सप्लाई होती है तो वो भी इस कंपोजिशन स्कीम के तहत फ़ायदा नहीं उठा सकते, रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। और लास्ट है नॉट मैन्युफैक्चर्ड नोटिफाइड गुड्स। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे गुड्स हैं लाइक आइसक्रीम है, पान मसाला है, टोबैको है, अगर कोई व्यक्ति इन सब की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो कंपोजिशन स्कीम के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा सकता। अगला है एग्रीगेट टर्नओवर बिलो थ्रेशहोल्ड लिमिट।
एग्रीगेट टर्नओवर समझते हैं क्या होता है। पहले तो आपको लिमिट बता दी गई है कि अगर आपकी जो टर्नओवर है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में वो 1.5 करोड़ है, और जो एग्जम्प्टेड जो हमारी स्टेट्स हैं जिसके अंदर ईस्टर्न स्टेट्स प्लस उत्तराखंड, उसके अंदर 75 लाख्स हैं, वो अपने आप को कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। पहली बात तो वैल्यू ऑफ ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज, इसके अंदर आपका इंटर स्टेट भी आ जाएगा, इंट्रा स्टेट भी आ जाएगा, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो भी आ जाएगा। साथ साथ इसके अंदर आपने वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाईज भी ऐड करनी है। आई रिपीट, एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके अंदर आपको जितनी भी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज हैं वो ऐड करनी है, वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाईज ऐड करनी है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज या दोनों वो ऐड करनी है, प्लस जो इंटर स्टेट सप्लाई हुई है वो ऐड करनी है। अगर एक व्यक्ति है, उसका एक परमानेंट अकाउंट नंबर है और डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर वो बिज़नेस कर रहा है, तो उसके सारी ब्रांचेस की जो टर्नओवर है उसको ऐड करके एग्रीगेट टर्नओवर माना जाएगा। और इसमें से डिडक्ट क्या करना है, इसके अंदर सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और कोई सेस है तो वो डिडक्ट कर देना है। तो आई होप आपको एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब समझ में आ गया होगा। यानी अगर कोई ऑफिस है, उसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, तो सभी की टर्नओवर को ऐड किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है, उसका एक पैन नंबर है, उस पैन नंबर से वो डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस चलाता है, तो सभी की एग्रीगेट सप्लाई ऐड की जाएगी। इसके साथ साथ इसके अंदर वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स, इंटर स्टेट सप्लाईज ऐड होंगी, और जितने भी सेंट्रल स्टेट के, यूनियन टेरिटरी के और इंटीग्रेटेड टैक्सेस हैं वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको। गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स नोटिफाइड किए हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन गुड्स को बनाता है तो वो कंपोजिशन स्कीम के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा सकता। दूसरा है पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज। अगर कोई व्यक्ति इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर कोई आउटवर्ड सप्लाई करता है तो वो कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता। तीसरा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वो भी अपने आप को कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड नहीं करा सकता। लास्ट है बिजनेसेस विद सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं उनके थ्रू कोई सप्लाई हो रही है, जैसे फ्लिपकार्ट से आपने सामान लिया, बेच दिया, ऐसा कुछ, तो यहाँ पर भी कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर कंपोजिशन लेवी। यानी ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस है जो व्यक्ति को कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर करने से रोकती हैं। पहला है नीदर कैजुअल नॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। यानी जो व्यक्ति है वो ना तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए और ना ही नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। दूसरा है स्टॉक नॉट परचेज फ्रॉम आउटसाइड। अगर कोई व्यक्ति है, उसने अपने बिजनेस के लिए बाहर से यानी दूसरी स्टेट से कोई स्टॉक खरीदा है, इंपोर्ट किया है, तो वो कंपोजिशन स्कीम के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा सकता। अगला है स्टॉक नॉट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई व्यक्ति है, उसने जो गुड्स खरीदे हैं, स्टॉक खरीदा है, वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रखा है, तो भी वो इसके तहत कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता। अगला है पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। द पर्सन exercising the option to pay under composition levy shall pay tax under section 9 subsection 3 or section 9 subsection 4 on inward supply of goods or services or both
received from unregistered person. अगला है नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स मैंने पहले ही बता दिए हैं, सरकार ने कुछ ऐसे गुड्स हैं जैसे पान मसाला है, टोबैको है, आइसक्रीम, उसके तहत अगर कोई व्यक्ति इनका मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो नहीं कर सकता। अगला है मेंशनिंग द वर्ड्स ऑन बिल ऑफ सप्लाई। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर कराता है तो उसको बिल ऑफ सप्लाई जो वो इशू करता है उसके टॉप पर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज लिखना अनिवार्य है। आई रिपीट, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर कराता है तो उसको बिल ऑफ सप्लाई जो उसने इशू किया है उसके टॉप पर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज लिखना अनिवार्य है। और जितने भी उसके नोटिसेस होंगे, साइन बोर्ड्स होंगे, उसके ऊपर ये लिखना कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखना अनिवार्य होता है।